अपने दोनों बेटे रोहन और प्रीत के साथ उर्मिला बहुत ही खुश थी और वक्त के साथ रोहन शादी के लायक हो जाता है। उसकी शादी होती है शीतल से। अब शीतल जो कि घर की बड़ी बहू होती है, उर्मिला उस पर खूब प्यार बरसाती है। कुछ ही वक्त में इस घर में सास बहू की नंबर 1 जोड़ी बन जाती है। लेकिन वक्त तब बदलता है जब प्रीत की शादी भी हो जाती है, यानी कि अब घर आ जाती है शीतल की देवरानी अनुभा। अनुभा के आने के बाद उर्मिला का ध्यान होता है सारा का सारा अनुभा पर ही। बस इसी बात की जलन अब शीतल को होने लगी थी। शादी के बाद अनुभा सभी के लिए खाना बनाती है और खाना खाकर उसकी सास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, तूने खाना तो इतना ज्यादा स्वादिष्ट बनाया ना, बस पूछ मत। खाना खा के ना मेरा मन खुश हो गया। माँ जी, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैं बनाती ही अच्छा हूँ। इसको आया भी 4 दिन भी नहीं हुए और देखो तो कैसे मक्खन लगा रही है। और माँ जी, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली इन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। अनुभा की जेठानी शीतल ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा करने लगती है। उसे अपनी सास को इस तरह से हंस कर देवरानी से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन उर्मिला अपनी छोटी बहू को नई साड़ी लाकर देती है और कहती है, अरे बहू, ये ले, ये ना मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। तो जब से आई है तो मैंने ध्यान दिया कि मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया अभी तक। तो आज मैं तेरे लिए ये साड़ी लेके आई हूँ। देख कैसी लगी तेरे को। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देती तो मुझे बुरा नहीं लगता। आप खामखा इतना सोच रही हो। नहीं बहू, तू रख ले। मुझे ना अच्छा लगेगा कि तू इसको रखेगी। वैसे भी मैंने अभी तक तेरे को कुछ भी नहीं दिया है। पीछे गेट पर खड़ी अनुभा की जेठानी शीतल ये सब सुन रही होती है और ये देख भी रही होती है। ये सब देखकर उसे फिर से बहुत ही जलन होती है और देवरानी के हाथ में साड़ी देखकर जेठानी कहती है, माँ जी, आपने मुझे तो नहीं दी कभी इतनी महंगी साड़ी, और देवरानी के हाथ इतनी महंगी साड़ी पकड़ा दी। शीतल को अब ये बात और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। अब उसके मन में ये आने लगा था कि उसकी सास उर्मिला का प्यार उसके लिए कम हो चुका है जब से उसकी देवरानी आई है। खैर, ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अनुभा अपनी सास के कहने पर उसकी मनपसंद का खाना बना रही होती है। इतने में वहाँ पर अनुभा की जेठानी आती है और उससे कहती है, देवरानी जी, आप ये क्या कर रही हो? माना कि आपको खाना बनाने का शौक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सारा दिन रसोई में ही रहोगी। कभी कुछ और भी काम कर लिया करो। जेठानी जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन माँ जी को मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना ज्यादा पसंद आता है और इसीलिए माँ जी ने मुझे उनका मनपसंद दही बल्ले बनाने को बोला है। बस वही बना रही हूँ। अपनी देवरानी की बात सुनकर शीतल पूरी कोशिश में लग जाती है कि वो उसके बनाए खाने को पूरी तरीके से खराब कर दे। और शीतल अपने मन में कहती है, अच्छा देवरानी जी, आप ये दही बल्ले सासू माँ जी के लिए बना रही हैं, पर क्या करें, अब तो वो इसे खा ही नहीं पाएंगी, क्योंकि अब ये दही भल्ले ना तुम्हारी जिंदगी के बल्ले बल्ले ना करा दे। अब मैं भी देखती हूँ कि आखिर वो बुढ़िया ये दही भल्ले खाती कैसे है। इस दही भल्ले से अपनी देवरानी के बल्ले बल्ले ना करा दिए ना, तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। क्या हुआ जेठानी जी, कहाँ खो गई आप? अरे कुछ नहीं देवरानी जी, अरे वो मैं यहाँ आकर ना भूल गई थी कि आपको सासू माँ बुला रही हैं अपने कमरे में। तो आप जल्दी से जाइए और उनसे मिल लीजिए, क्या पता कोई काम हो उनको। अपनी जेठानी की बात मानकर अनुभा वहाँ से अपनी सास के कमरे में जाने लगती है और इतने में उसकी जेठानी शीतल दही बल्ले के दही में बहुत सारे नींबू का रस मिला देती है और वहाँ से चली जाती है। अनुभा अब रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए दही बल्ले लेकर आती है। उसकी सास उर्मिला जैसे ही एक चम्मच खाती है, उसे वापस से उगलते हुए कहती है, अरे बहू, अरे ये दही बल्ले में दही के साथ नींबू कौन डालता है? पूरा का पूरा मुंह का स्वाद ही बदल दिया तूने तो। बहुत खराब हो गया मेरा मूड। ले जा इसको यहाँ से। पर माँ जी, मैंने तो कोई नींबू नहीं डाला इसमें, दही तो पहले से ही इतनी खट्टी थी। अरे तूने नहीं डाला तो परलोक से क्या आत्मा आई थी क्या जो इसमें डाल दिया? तो कैसी बातें करती है बहू, थोड़ी समझदारी की तो बातें करा कर। अरे तुझे अगर ये सब बनाना नहीं था तो मुझे कह देती, 2 आंखें तेरे को बोलती, पर तेरे को बनाने के लिए नहीं बोलती। मैं शीतल बहू को बोल देती, वो कम से कम मेरे मुंह का स्वाद तो बेकार नहीं करती। क्या जरूरत थी ये सब बनाने की? सारा का सारा मुंह का स्वाद बेकार हो गया मेरा। माँ जी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा
कि दही में नींबू कहाँ से आया। चल जा यहाँ से, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। अनुभव सोच में पड़ जाती है कि जब उसने नींबू डाला ही नहीं तो नींबू उसमें आया कैसे। अनुभव भल्ले की प्लेट लेकर रसोई में जा रही होती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी शीतल पर्दे के पीछे छुपकर हंस रही थी। तब अनुभव समझ जाती है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। अच्छा, तो अब समझी कि इन सब के पीछे शीतल दीदी का हाथ है। मतलब वो चाहती है कि मेरे और माँ जी के बीच लड़ाई हो जाए। कोई बात नहीं, वक्त आने पर मैं इनका चेहरा सभी के सामने ले आऊंगी। ऐसे ही समय बीतता है। अनुभव प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात जानकर अब उर्मिला अपनी बहू अनुभव पर सब कुछ लुटाने को तैयार होती है, क्योंकि अनुभव उसके घर में चिराग को जो जन्म देने वाली थी। अब उर्मिला दिन रात अनुभव की सेवा करती और शीतल मन ही मन चलती रहती। माँ जी, अब इस घर में ना मेरे साथ भेदभाव होने लगा है। माना कि मैंने आपको कभी माँ बनने की खुशखबरी नहीं दी, लेकिन आपने भी ना कभी मेरे इतना ख्याल नहीं रखा है जितना आप देवानी जी का रख रही हैं। मैं बांझ हूँ, ये बात आपको खटक रही है ना? मुझे अब सब समझ में आने लगा है। शीतल बहू, तू ये कैसी बातें करने लगी है आजकल? मैंने तुम दोनों में ना कभी भी कोई फर्क नहीं किया है। तुम दोनों को समान रूप से रखा है मैंने। लेकिन अब छोटी बहू पेट से है तो उसको ज्यादा ध्यान की जरूरत है। अब तू एक काम कर, तू अब जा यहाँ से, इतना ज्यादा मत सोच। समय बीतता है। उर्मिला अपनी प्रेग्नेंट बहू के लिए गाजर का जूस बनाती है, लेकिन अनुभव तब सो रही होती है तो उर्मिला जूस का ग्लास टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। सास के जाते ही अनुभव की जेठानी शीतल जूस का ग्लास बदलकर वहाँ पर पपीते का जूस रख देती है, जो कि कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को नहीं पीना चाहिए। कुछ देर बाद शीतल उठकर टेबल पर रखा वो जूस पी लेती है, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर, मेरी बीवी ठीक तो है ना? और हमारा बच्चा वो भी ठीक तो है ना? घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना? देखिए, आपकी पत्नी को किसी ने पपीते का जूस दिया था, जिसके कारण उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। वो तो भगवान का शुक्र मनाइए कि आपकी पत्नी ने ज्यादा जूस नहीं पिया था, जिस कारण बच्चा और माँ दोनों सेफ है अभी, वरना तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। आइंदा से आप अपनी पत्नी का ध्यान रखिएगा और कोई भी लापरवाही ना हो, वरना माँ और बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। अपनी बीवी को घर लेकर आता है और अपनी माँ को उसका ख्याल रखने को कहता है। अनुभव को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसकी सास तो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, तो फिर ये किया किसने? तब वो पूछती है, माँ जी, क्या उस दिन आपका जूस दिया था जिसे पीकर मेरी इतनी तबीयत बिगड़ी थी? नहीं बहू, मैंने नहीं दिया। मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैंने तुझे गाजर का जूस दिया था। माँ जी, आपने नहीं किया तो किसने किया? इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक है। माँ जी, जेठानी जी ने किया है। इनके अलावा कोई है ही नहीं घर में जो मुझसे जलता हो। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? वो घर की बड़ी बहू है, वो ऐसा क्यों करेगी? माँ जी, मैंने आपको बताया नहीं कभी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ पहले ही दिन लड़ाई की थी। लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है जेठानी जी का। नहीं बहू, तुझे ना कोई धोखा हुआ होगा। बड़ी बहू ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे ही समय बीतता है। अब अनुभव एक उपाय सोचती है जिससे वो अपनी जेठानी का सच सबके सामने ला सके। अनुभव अपनी रसोई में कैमरा लगवा देती है ताकि जेठानी की करतूतें वो सबके सामने ला सके। ऐसे ही समय बीतता है। अब अनुभव की जेठानी की जलन की भावना इतनी बढ़ जाती है कि वो उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। एक दिन वो अपनी देवरानी की रसोई में आने से पहले ही गैस ऑन करके चली जाती है। काफी देर तक रसोई में कोई नहीं आता। कुछ समय बाद अनुभव की जगह उसकी सास कमला रसोई में आ जाती है और उसे गैस की बदबू आनी शुरू हो जाती है। वो समझ जाती है और अपनी बहुओं से जाकर कहती है, हे भगवान, तुम दोनों इतनी ज्यादा लापरवाह हो गई हो ना, मुझे समझ नहीं आता है। अरे गैस खुला छोड़कर ऐसे घूम रही जैसे कुछ पता ना हो। ये बताओ मुझे पहले कि रसोई में गया कौन था? माँ जी, मैं तो जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, तब से मैं रसोई का कोई काम नहीं कर रही हूँ। अभी भी जाने वाली थी, फिर नहीं गई, मन ही नहीं हुआ। शीतल बहू, क्या तुमने इतनी बड़ी गलती की है? वाह माँ जी, कितना सही है ना। क्या अब आप दूसरे की गलती का इल्जाम भी मुझ पर ही डाल दो? अगर मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब आप ऐसे करोगी? बहू, बस मैंने तुझसे बस पूछा है, मैंने ये नहीं कहा कि तूने किया है। माँ जी, आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, अभी पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है। वो सभी के सामने कैमरा की रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें साफ दिख रहा था कि शीतल रसोई में जाती है और गैस ऑन कर देती है और खुद से कहती है, अब देखती हूँ इस देवरानी की बच्ची और उसके बच्चे को कौन बचा सकता है। बहुत माँ जी की चमची बनती रहती है ना, अब तो ये माँ जी भी नहीं बचा पाएंगी इसे।
इस घर की बहू होने के नाते इस घर पर मैं राज करती थी और आगे भी मैं ही करूँगी। सभी वीडियो देखकर हैरान हो जाते हैं कि शीतल अपनी जलन में किसी की जान लेने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ देखने के बाद शीतल को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उसे कोई माफ नहीं करता। तो वही अपनी सूझबूझ से अनुभव अपनी चालाक जेठानी की पोल सभी के सामने खोल देती है। नीलम पिछले काफी समय से अपनी बहू कोमल से काफी परेशान थी। दरअसल नीलम ने अपनी बेटी की शादी एक खिलाड़ी बहू से कर दी थी और कोमल कबड्डी प्लेयर थी जो समय मिलने पर अपने सपनों को जीने के लिए मोहल्ले में बच्चों के साथ कबड्डी खेलने चली जाती थी। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। नीलम हॉल में बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे तू यहाँ क्यों बैठी हुई है? वहाँ तेरी बहू बच्चों के साथ कबड्डी कबड्डी कर रही है। तू सच कह रही है ना? तभी तो अभी तक चाय नहीं आई। मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। देख ले, बहू तेरी ही है। अब जाकर उसे लेकर आ, वरना अगर कबड्डी कबड्डी करते हुए किसी बच्चे को गिरा दिया तो उसकी हड्डी पसली सब टूट जाएगी, फिर तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। हे भगवान, मैं भी क्या सोचकर इसे ब्याह कर लेकर आई थी। इसके माँ बाप ने मुझे सचेत भी किया था कि मेरी बेटी कबड्डी प्लेयर है। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ आकर तो उसने एक दिन भी ऐसा नहीं जाने दिया जब उसने कबड्डी कबड्डी ना किया हो। अरे विमला, तुझे क्या बताऊं, सपने में भी कबड्डी कबड्डी करती रहती है। अब नीलम और विमला दोनों मोहल्ले में जाते हैं तो देखते हैं कि 2-4 बच्चों के साथ कोमल कबड्डी खेल रही है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, मैं जीत गई, मैं जीत गई। बहू, तेरी कबड्डी कबड्डी खत्म हो गई हो तो घर आ जा, खाना पीना भी बनाना है। और ये तेरी बुढ़ी सास को चाय की तलब लगी है। अभी आई माँ जी, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। इसे छोड़ और मुझे ये बता कि तू इसे कब सुधारेगी। अरे इसने तो मेरे पोते को भी बिगाड़ रखा है। देख रही है ना कैसे कबड्डी कबड्डी खेल रहा है। अरे अपने पोते को तो तुझसे संभाला नहीं जाता, मेरी बहू को ब्लेम कर रही है। अरे मैं तो तुझे बताने आई थी कि तेरी बहू मोहल्ले के बच्चों के साथ कबड्डी खेल रही है। तुझे पता भी है मेरा पोता सोते जागते बस यही कहता रहता है, कोमल आंटी के साथ कबड्डी खेलने जा रहा हूँ। नीलम अपनी बहू कोमल की हरकतों से काफी परेशान थी। मोहल्ले के लोग भी उसकी बहू का मजाक बनाने लगे थे, लेकिन नेहा अपनी बहू को समझाती है। माँ जी, आपकी बात सही है कि मुझे बाहर जाके कबड्डी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी को भी 1 महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन 6 महीने साल भर बाद तो मैं पुरानी हो ही जाऊंगी, और 24 साल से तो मुझे लोग देखते ही आ रहे हैं, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि मैं बाहर जाके कबड्डी खेल रही हूँ। बहू, मुझे तेरे खिलाड़ी होने या कबड्डी खेलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बदनामी मत करवा। बच्चों के साथ इतनी बड़ी होकर कबड्डी खेलती है। उसके माँ बाप मुझे कहते हैं कि बच्चे भी तेरे आने से बिगड़ गए हैं। तो माँ जी, वो अपने बच्चे को संभाल लेना, हमें क्यों बोलने आते हैं? मुझे कोई बोल कर जाए, फिर बताती हूँ मैं उन्हें। नीलम अपनी बहू को समझा कर भी समझा नहीं पा रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन कोमल की आदत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे कबड्डी का इतना शौक था कि रात में भी वह सपनों में भी कबड्डी खेलते हुए देखकर कुछ चिल्लाने लगती थी। एक रोज कोमल सो रही होती है, तभी कोमल के बगल में कोमल का पति रंजीत सो रहा था। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हाय, ना जाने सपने में भी क्या बड़बड़ा रही है। कोमल चुपचाप सोती क्यों नहीं? अब तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे साथ सोना भी मतलब मेरे लिए तो मुश्किल हो गया है। अरे मैं जा रहा हूँ हॉल में सोने। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ये दी मैंने पटकनी। इतना बोलकर कोमल बगल में सो रहे अपने पति रंजीत को पकड़ती है और दूसरी साइड बेड से नीचे फेंक देती है। अब रंजीत जब बेड से नीचे गिरता है तो उसकी कमर में काफी जोरों की लग जाती है और वो कमर पकड़ के चिल्लाने लगता है। हाय रे मेरी कमर, अरे ये तो टूट गई। तुमने क्या किया? अरे अपने पति के साथ कबड्डी कौन खेलता है? और खेलना ही था तो बता तो दिया होता, कम से कम मैं पहले से तैयार रहता। अरे मेरी कमर तोड़ दी। कौन है, कौन है? अरे आप नीचे क्या कर रहे हैं? घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया है? अभी बताती हूँ। कबड्डी कबड्डी करके उनकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। मेरा नाम भी कोमल है, मेरे पति को मारता है। कहाँ है? ये जी उठिए, बताइए कौन आया था? मेरी ऐसी हालत किसी चोर ने नहीं बल्कि तुमने की है, चूना लगाकर। अरे इतना भी तुम्हें कबड्डी का क्या ही शौक चढ़ गया है जो अपने पति के साथ नींद में कबड्डी खेल रही हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम तो किसी दिन मेरे हाथ पैर ही तोड़ दोगी। ना बाबा ना,
मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो चला सोफे पर सोने। ऐसा मैंने किया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं सपने में भी कबड्डी खेल रही हूँ। गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मारने के बाद अब कैसी माफी? मेरे कमर में तो इतनी लगी है कि चल फिर भी नहीं पाऊंगा। हे प्रभु, कैसी पत्नी दी है आपने मुझे। रंजीत जैसे तैसे करके सो जाता है, लेकिन अगली सुबह कोमल किचन में चाय बना रही होती है और नीलम हॉल में बैठी भजन सुन रही थी। तभी उसका बेटा आड़ा टेढ़ा चलता हुआ हॉल में अपनी माँ के पास आकर बैठता है। अरे खिलाड़ी बहू की कमी थी जो तू अब डिस्को डांसर बन गया है। ना जाने तुम दोनों को कौन कौन से शौक चढ़ रहे हैं। अरे माँ, आपको लगता है कि आपका बेटा ऐसा वैसा काम करेगा? अरे यह सब किया धरा तो आपकी खिलाड़ी बहू का है। नींद में भी क्या कबड्डी खेलती रहती है ये। इसने तो मेरी हड्डी पसली एक कर रखी है। मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब दादी भी नहीं बन पाएंगी। अरे सुबह सुबह तो सुप सुप बोल, ये क्या बोले जा रहा है तू? और बहू ने क्या तुझे बिस्तर से लात मार कर गिराया? अरे नहीं माँ, उससे भी बुरा किया मेरे साथ। मुझे पकड़कर और सीधा नीचे फेंक दिया, जैसे कबड्डी में पकड़कर दूर फेंकते हैं ना, बिल्कुल वैसे। मैं तो हक्का बक्का रह गया, लेकिन मेरी कमर सीधी नहीं होने वाली है 1 सप्ताह से पहले। अरे बहू, तू चाहती क्या है? मेरे इकलौते बेटे को मारना चाहती है? अरे बेचारा तो मुंह से कुछ बोलता भी नहीं है और तू उसके साथ रात में कबड्डी खेलती है। माँ जी, मुझे नींद में ऐसा लगा कि मैं कबड्डी खेल रही हूँ, बस फिर मैंने इन्हें नीचे पटक दिया। मुझे तो पता भी नहीं चला कि आखिर ये हुआ कब था। नीलम अपने बेटे की हालत देखकर काफी परेशान हो गई थी और वो चाहती थी कि उसकी खिलाड़ी बहू कबड्डी की आदत छोड़ दे, जिससे उसके घर वालों को नुकसान ही हो रहा था और कुछ नहीं। लेकिन एक रोज नीलम देखती है कि उसकी बहू कोमल विमला के पोते मोहल्ले के बच्चों के साथ कबड्डी खेल रही है। तभी अचानक वहाँ गिर जाती है और उसकी कमर में चोट लग जाती है। अरे माँ जी, मर गई मैं। इस विमला काकी के गोलू मोलू पोते को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने जानबूझ के मुझे गिराया है, वो भी धक्का देके। अरे मेरी तो कमर टूट गई। बहू तू ठीक तो है ना? अरे बंद करी कबड्डी खेलना। अगर इस उम्र में तेरे हाथ पाँव टूट गए ना, ऐसी वैसी जगह चोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ मैं दादी बनने के सपने देख रही हूँ और वहाँ तू कबड्डी कबड्डी करके सारा दिन निकाल देती है। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैं तुझे अपने घर की बहू बना कर ले आई। माँ जी, ताने वाने बाद में दे लीजिएगा, अभी मुझे उठाइए, मेरी कमर में बहुत चोट लगी है। ठीक से उठ और चल, गर्म पानी से सिकाई कर देती हूँ तेरी, ठीक हो जाएगा। लेकिन तू दोबारा कबड्डी खेलने इन शरारती बच्चों के साथ आई तो मैं सच बता रही हूँ बहू, मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। और इस विमला के पोते के साथ तू बिल्कुल भी नजर मत आना, बिल्कुल अपनी दादी पर गया है ये। अरे मेरे पोते को क्या बदनाम करती है? अपनी खिलाड़ी बहू से कुछ तो बोल। इतनी बड़ी होकर बच्चों की तरह कबड्डी कबड्डी करती रहती है, इसमें तनिक भी लाज नहीं बची है। आ गई ना अपने पोते का पक्ष लेने के लिए? अरे तेरे पोते ने मेरी बहू को धकेल दिया है, देख उसकी कमर में कितनी चोट आई है, बेचारी चल भी नहीं पा रही है। तेरा पोता तो है ही नालायक निकम्मा, अभी से इतनी शैतानी करता है, बड़ा होकर ना जाने क्या करेगा। विमला अपने पोते और नीलम अपनी बहू के लिए लड़ रही थी। अब विमला और नीलम में इस बात को लेकर काफी देर तक बहस होती है। वहीं दूसरी तरफ कोमल अपनी दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन देर से ही सही, गिरने के बाद उसे एहसास होता है कि अब उसके खेलने कूदने की उम्र तो चली गई है। अब वो अपने ससुराल में है और ये बात उसे बहुत देर से समझ आती है, लेकिन देर से ही सही उसे बातें समझ तो आ गई।